हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने MHD4 नाटक एवं अन्य गतिविधियाँ का हिंदी नाटक और रंगमंच का भाग 1, जिसमें कि हम लोगों ने भारतेंदु की नाट्य दृष्टि और अंधेर नगरी का परिचय देखा था और प्रश्न संख्या 1 को पूरा किया था। अब हम आज प्रश्न संख्या 2 देखेंगे और उसका उत्तर पूरा करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, नाट्य रचना को प्रोत्साहित करने के पीछे भारतेंदु का क्या उद्देश्य था? अंधेर नगरी के संदर्भ में इस पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, भारतेंदु युग के नाटकों की सबसे चित्त आकर्षक, वेगवती एवं लोक से जुड़ी धारा थी प्रहसन की। इसके अनेक कारण थे। प्रहसन लिखने के लिए नाटककार में जिस जिंदादिली, सहज बोध, लोक चेतना के साथ संप्रकृति की अपेक्षा होती है, जिसकी भाषा में जिस सहज, चटुल शैली और झनझना देने वाली तीखे व्यंग्य की आवश्यकता होती है, हास्य की धारा प्रवाहित करने की उन्मुक्तता होती है, समाज की विषय विषम समस्याओं को देख लेने की तीखी निगाह और सौहृदयता होती है तथा उनके समाधान पाने की तड़प होती है, वे सभी तत्व इस काल के नाटककारों, विशेषतः भारतेंदु हरिश्चंद्र में विद्यमान थे। उस समय समाज सुधार की लहर चल पड़ी थी। राजनीतिक दुर्व्यवस्था एवं आर्थिक शोषण की ओर ध्यान आकृष्ट हो चुका था। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सेन आदि के प्रयत्नों से जनता का, विशेषतः प्रबुद्ध जनों और साहित्यकारों का ध्यान समाज सुधार की ओर आकृष्ट हो चुका था। प्रहसन समाज के विकृत अंगों का निवारण करने, परिष्कार एवं संस्कार का मार्ग बताने का सबल माध्यम है। अतः अनेक सफल प्रहसन इस काल में लिखे गए। भारतीय नाट्यशास्त्र की कसौटी पर अंधेर नगरी संकीर्ण प्रहसन ठहरता है। इसका राजा कामुक, शराबी, दुराचारी और मूर्ख है। उसकी स्थिति एक मूर्ख, धूर्त तथा नपुंसक से बेहतर नहीं है। वह सर्वत्र अपनी भाषा, आचरण, चेष्टाओं और निर्णय से हास्य उत्पन्न करता रहता है। अतः कहा जा सकता है कि वह हास्य रस का आलंबन है। शराब के नशे में धुत होकर वह अटपटी और अशुद्ध भाषा बोलता है। पान को सुपनखा सुनता है, बुलाना को बुलाने कहता है, न्याय, बकरी को बरकी और कुबड़ी। दीवार गिर गई के स्थान पर बकरी गिर गई और दीवार दब गई कहता है। गडेरिया को अखपौड़ों के गडरिया कहता है। दीवार गिरकर बकरी दब गई के स्थान पर बकरी गिर गई और कल्लू बनिया दब गया जैसी ऊट पटांग बातें कहता है। दर्शक उसकी मूर्खता पर हंसते हैं और वह उपहास का केंद्र बनता है। उसका अंतिम निर्णय, स्वर्ग जाने के प्रलोभन में स्वयं को फांसी पर लटकाए जाने का आदेश, उसकी मूर्खता की हद है। उसके हाव भाव, उसकी चेष्टाएं उसे सचेष्ट बनाती हैं। कथानक भी संकीर्ण प्रहसन की तरह तत्कालीन समाज में व्याप्त पाखंड, न्याय की दुर्व्यवस्था, नैतिक पतन तथा शासन के अन्याय का अंकन करता है। यहाँ दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। उसका कथानक कल्पित है और अंगी रस हास्य। पात्र कहने को तो राजा, मंत्री, महंत हैं, पर वे अभिजात्य एवं गरिमा मंडित न होकर साधारण ही नहीं, निम्न कोटि के हैं। शेष पात्र तो खैर हैं ही निम्न वर्ग के। अतः अनेक बातों में वह संस्कृत काव्य शास्त्र में वर्णित संकीर्ण प्रहसन के लक्षणों पे खरा उतरता है। परंतु भारतेंदु मौलिक प्रतिभा के धनी थे। अनुकरण करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। अतः अंधेर नगरी में कतिपय ऐसी विशेषताएं हैं जो न तो प्रहसन के भारतीय लक्षणों के अनुरूप है और न पाश्चात्य विधा फार्स के अनुरूप। शिल्प की दृष्टि से अंधेर नगरी में न आर्यभट्टी वृत्ति है,
न विषकंभक है और न प्रवेशक। भारतीय लक्षणों के अनुसार प्रहसन में एक अंक होना चाहिए और अंक की रचना भाण की भांति होनी चाहिए। उसका उद्देश्य हास्य होता है। अंधेर नगरी में एक अंक ही नहीं 6 दृश्य हैं, उसमें भाण की बहुत सी बातें नहीं हैं। यहाँ अकेला नट नहीं है जो ऊपर की ओर देखकर बात करे। अनेक पात्र हैं और उनके संवादों के द्वारा कथा आगे बढ़ती है। उसमें विचार तत्व भी पर्याप्त हैं। स्पष्ट है कि भारतेंदु ने भारतीय प्रहसन की परंपरा को तोड़ा है। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में त्रासदी को मानव जीवन के गंभीर एवं आदर्श पक्ष की अनुकृति कहा था और कामदी का विषय जीवन का हास्यपद एवं दोष पक्ष बताया था। हास्यपद एवं दोष पक्ष की अनुकृति होते हुए भी कामदी का प्रयोजन नैतिक माना था। उनका कहना था कि हमारी त्रुटियों, दोषों तथा विकृतियों पर परिहास करते हुए भी कामदी हमें इन विकारों से दूर रहने की चेतावनी देती है। इसलिए पश्चिम में प्रहसन की एक परिभाषा है कामदी का निम्न रूप। यद्यपि दोनों की विषय वस्तु एक सी होती है, परंतु कामदी में नैतिक प्रयोजन मुख्य होता है और प्रहसन में मनोरंजन प्रधान। पश्चिम में फार्स में चरित्र चित्रण के स्थान पर केवल घटना एवं नाटकीय परिस्थितियों को ही प्रधानता दी जाती है। पाश्चात्य में प्रहसन की दृष्टि से देखें तो भी अंधेर नगरी उससे कुछ भिन्न है। उसमें चरित्र चित्रण के स्थान पर घटनाओं एवं नाटकीय परिस्थितियों की तो प्रधानता है, पर उसका उद्देश्य शुद्ध मनोरंजन या हास्य सृष्टि न होकर नैतिक है। वह जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। उससे लोकरंजन भी होता है और लोक प्रबोधन भी। उसमें समाज को पतन की ओर ढकेलने वाली स्थितियां भी हैं। बौद्धिक प्रश्नों के समाधान खोजने की प्रेरणा भी। इस प्रहसन में कुशासन, न्याय व्यवस्था के दोष, लोभ, विवेकहीनता के दुष्परिणाम दिखाकर हास्य व्यंग द्वारा विनोदपूर्ण ढंग से बहुत सी प्रचलित बुराइयों पर आक्षेप किया गया है। उनसे मुक्त होने पर उद्बोधन दिया गया है। तात्पर्य यह है कि अंधेर नगरी भारतेंदु का मौलिक प्रहसन है, जो न तो भारतीय और न पाश्चात्य प्रहसन के लक्षणों का पूरा परिपालन करता है। यहाँ भी भारतेंदु की मौलिक प्रतिभा, समन्वयवादी दृष्टि तथा अपने युग की चेतना और देश की आवश्यकताओं के प्रति लेखक की जागरूकता का परिचय मिलता है। इसमें उन्होंने सामायिक विचार, युगीन चेतना, जन आकांक्षा और राष्ट्रीय भावना का समावेश किया है। भारतेंदु जी युग दृष्टा तो थे ही, युग सृष्टा कलाकार भी थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश को, उसमें व्याप्त अनेक विकृतियों, विदुप्रदाओं, विडंबनाओं और कुरीतियों को देखा था और उससे उनकी आत्मा बहुत ही संतृप्त हो चुकी थी। अतः उन्होंने विकृतियों और रोगों का उपचार करने के लिए कहीं मीठे व्यंग के द्वारा औषध का तो कहीं तीखे व्यंग की शैल्य चिकित्सा का आश्रय लेकर समाज के विकृत अंगों का संस्कार करने के लिए अपने नाटकों की रचना की और 3 प्रहसन लिखे। वैदिकी हिंसा न हिंसा भवति, विषस्य विषमौषधम तथा अंधेर नगरी। इनके द्वारा उन्होंने अपने प्रगतिशील विचारों को, अपनी चिंता तथा व्याकुल मनस्थिति को लोकमानस तक पहुंचाने का सफल प्रयास किया। अंधेर नगरी की रचना का उद्देश्य था भारतीय समाज की अधोगति का चित्रण, भारतीयों के मनोबल का प्राभव दिखाना, अंग्रेजी राज्य की शोषक भूमिका प्रस्तुत करना और पाठकों की सोई चेतना को जगाना। अंधेर नगरी के कथानक, प्रतिपाद्य विषय, पात्र संरचना, चरित्र चित्रण, भाषा संवाद, हास्य व्यंग और उद्देश्य का अध्ययन परिशीलन करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि वह एक श्रेष्ठ प्रहसन है। भले ही उसमें प्रहसन के भारतीय एवं पाश्चात्य लक्षणों का अतिक्रमण करके प्रहसन का एक नया मौलिक रूप प्रस्तुत किया गया है। अंधेर नगरी का कथानक विश्रुत परंपरा से प्राप्त न होकर कल्पित कथानक है। लेखक ने एक पुरानी युक्ति
अंधेर नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा के आधार पर नई कथा वस्तु का निर्माण किया है। उसके पात्र साधारण जीवन के लिए निम्न वर्ग के पात्र हैं, भले ही उनमें से एक राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा महंत क्यों न हो। किसी भी पात्र को नायक नहीं कहा जा सकता। यह चरित्र प्रधान नाटक नहीं, इसमें पात्र कथा वस्तु के अर्थ को विस्तार देते हैं या नया माध्यम होते हैं। उनकी कथन तत्कालीन व्यवस्था पर प्रहार करती है, उसमें चरित्र चित्रण पर बल नहीं है। पात्र व्यक्तिक न होकर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारा बल घटनाओं और नाटकीय स्थितियों की सृष्टि पर है, और यह सृष्टि भी एक ओर हास्य उत्पन्न करती है और दूसरी ओर जीवन के यथार्थ से परिचित कराती है। इसलिए उसे समसामयिक संदर्भों का जीवंत नाटक कहा गया है। इसका विषय है तत्कालीन समाज में व्याप्त कुशासन, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, राजनीतिक, कूटनीति, आर्थिक शोषण, धर्म के क्षेत्र में व्याप्त ढोंग एवं पाखंड, लोगों का नैतिक पतन, उनकी मूर्खता, विवेकहीनता, लोभ लालच आदि। पात्रों के कार्यों, उनकी चेष्टाओं, उनके आचरण तथा बोलचाल के ढंग सभी के द्वारा समाज का परिहासपूर्ण चित्र उकेरा गया है। इसका अंगिरस हास्य है, परंतु हास्य की अपेक्षा इसमें व्यंग अधिक है। यह व्यंग ना तो कटु है ना प्रत्यक्ष। यह आक्रामक नहीं है, अनायास आया दिखता है। यह रोचक भी है, वैधक भी है, हंसाता भी है और चुभन भी पैदा करता है और तिलमिलाता भी है। नाटक का मूल स्वर अन्याय, दंभ, लोभ, स्वार्थ, शोषण, अराजक एवं मूल्यहीन अमानवीय व्यवस्था की पोल खोलना है, उसे नंगा कर उसका असली रूप दिखाना है। अंधेर नगरी की अन्यतम उपलब्धि है उसकी भाषा तथा उसके संवाद। प्रहसन की मूल संवेदना और अपेक्षा के अनुरूप नाटक की भाषा उसके व्यंग और कटाक्ष को तीखा तथा पैना बनाती है। बाजार की भाषा हो चाहे दरबार के सदस्यों की, सर्वत्र भाषा बोलचाल की है, पात्रों के अनुरूप है। लहजे तक में वर्ग विशेष की झलक दिखती है। गोवर्धन दास सचमुच की जगह सम्मुच बोलता है। महंत भिक्षा उच्छा कहता है, वाक्य के अंत में कहता है और क्या। नारायण दास जो है सो का प्रयोग करता है और गद्य में भी ब्रज भाषा का प्रयोग करता है, तो बड़ा आनंद होया। बाजार की भाषा का अपना लहजा है। रेवड़ी, कड़ाका, पापड़, पड़ाका या लकलक, बुम्बक बुम्बक। चौथे दृश्य में नकल भड़ैती शैली है, अतः राजा की भाषा में वैसा ही तेवर है। पान खाइए, सुपनखा आइए, लड़की बड़की, कुबड़ी, संवाद तुकमय है। ये क्यों बे भिश्ती, गंगा जमुना की किश्ती या दीवार लगाई, बकरी दबाई। महंत की भाषा शैली में संतों की वाणी की झलक है। सेत सेत एक से जहां कपूर कपास, एक और चावना मुटाना छक जाएंगे तथा दूसरी ओर बेअपराध, बेफायदा, बेकसूर, चौपट, फंस, फांसी मतलब कसूर आदि शब्दों का प्रयोग करके लेखक ने बता दिया कि प्रहसन की भाषा उसी वर्ग और क्षेत्र की होती है जिस समाज में वह जुड़ा होता है। यद्यपि अंधेर नगरी में एकालाप या स्वागत कथन है, पर वे प्रसाद जी के नाटकों की तरह न तो दार्शनिकता, गूढ़ गंभीर विचारों के कारण नीरस किलष्ट भाषा में है और न लंबे हैं। वे पात्र के ऊपर होने वाली प्रतिक्रिया को प्रकट करते हैं। जैसे पांचवें दृश्य के आरंभ में गोवर्धन दास का लंबा गीत या दूसरे दृश्य में माल बेचने वालों के वक्तव्य जो सामूहिक रूप से नगरी की यथार्थ स्थिति का चित्र प्रस्तुत करते हैं। भाषा की सजावट तथा बातचीत लहजे के कारण अतः उन्हें सुनकर प्रेक्षक ऊबता नहीं है और न ही पाठक उन्हें बिना पढ़े
आगे बढ़ने के लिए आतुर होता है। जहाँ कार्य गति तीव्र है वहाँ संवाद भी छोटे एवं अर्थपूर्ण है, उनमें गति है, त्वरा है। संवाद में अवान्तर चर्चा का नितांत अभाव है। अंधेर नगरी का कथ्य आज भी स्वतंत्र भारत में भी प्रासंगिक है। आज की परिस्थितियों से जुड़कर अपना नया सौंदर्य उद्घाटित करता है। सृजनात्मक कृति के रूप में उसका महत्व आज भी अक्षुण्ण है और इसका प्रमाण यह है कि विभिन्न नाटक निर्देशों तथा रंगकर्मियों ने उसे अपनी अपनी तरह मंचित किया। अतः अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु ने नाटक की रचना मंचन हेतु तथा उनका विचार था कि मंच से संपूर्ण भारत को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति से अवगत करवाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने नाटक के माध्यम से तत्कालीन स्थितियों की हास्य एवं व्यंग्यात्मक प्रस्तुति की, जो कि मन पर अमिट छाप छोड़ते हैं। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देश काल की मनोभूमि को समझते हुए नाटक को प्रोत्साहित किया, जो राष्ट्रीय चेतना के उद्बोधन में वाहक बने। दूसरे प्रश्न का उत्तर यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा। धन्यवाद। सुनानी है इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। The one and only